हेलो दोस्तों, हिंदी की बिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नई शिक्षा नीति के बारे में, यानी कि एनईपी 2020 के बारे में। तो जैसे कि अभी आप सभी ने ईएमआरएस का सिलेबस देखा, उसके अंतर्गत आपको ये वाला टॉपिक जो है पढ़ना है, नई शिक्षा नीति। तो नई शिक्षा नीति क्या है, इसमें क्या क्या नियम जो है सरकार के द्वारा लाए गए, ये क्यों बना, और इससे पहले क्या कोई नीति थी शिक्षा से संबंधित, या इसको लाने के पीछे सरकार का मकसद क्या था, किस वजह से जो है ये लागू किया गया। तो इन सब के बारे में आज हम पढ़ेंगे विस्तृत रूप में। यानी कि देख लीजिए, जो आपकी परीक्षा है उसमें एनईपी पे क्वेश्चन आने वाला है। और ऐसा नहीं है कि केवल ईएमआरएस, शिक्षा से संबंधित जो भी परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं, केवीएस हो गया, एनवीएस हो गया, या फिर बात कर ले डीएसएसबी की, सीटेट, तो इन सभी में एनईपी के ऊपर जो है आपका क्वेश्चन ज़रूर आता है। तो यहाँ पे आपको पहले इस चीज़ के बारे में जानना ज़रूरी है कि एनईपी वास्तविकता में है क्या, ये चीज़ क्यों लाई गई। तो पहले हम इसके बारे में जान लेंगे, और इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं आप सभी को इस पर आधारित प्रश्न उत्तर भी ज़रूर करवाऊंगी, ताकि आपके दोनों ही चीज़ें कवर हो जाए। एक मुख्य टॉपिक हो जाएगा और एक जो है आपका जो क्वेश्चन आंसर का है वो भी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पे बता दूँ कि जो गवर्नमेंट की साइट पे मिली है वो एक विस्तृत रूप में जो मुझे मिली है, जो आप इसकी वेबसाइट पे जाएंगे तो वहाँ पे जो मिला था, जो रियल वाला है, वो मैंने अपने टेलीग्राम पे शेयर कर दिया था। तो आप सभी एक बार उसको भी पढ़ लीजिएगा। और यहाँ पर मैंने जो मोटे मोटे उससे पॉइंट्स आए हुए हैं कि क्या क्या इसमें ज़रूरी है या किन बातों का आपको इसमें पता होना चाहिए, तो उन सभी का संकलन जो है यहाँ पे किया गया है। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं क्या चीज़ है। तो क्या था कि सभी बच्चे स्कूल जाए और उन्हें जो है उचित शिक्षा मिले, इस उद्देश्य से सरकार ने जो है नई शिक्षा नीति की शुरुआत की। उसका जो है नई शिक्षा नीति 2020 जो है तैयार किया गया। ठीक है, शिक्षा नीति। अब शिक्षा नीति क्या है? शिक्षा नीति यानी कि एजुकेशन पॉलिसी होता है, जो बच्चों की उचित शिक्षा के लिए केंद्र सरकार द्वारा बनाई जाती है। अब यहाँ पे पहली चीज़ तो आपको पता ही हो गई कि ये कब आई थी, 2020 में, नई शिक्षा नीति 2020। ठीक है, तो सन आपको इसी के साथ ही पता चल गया। और इसका हिंदी में मीनिंग और इंग्लिश मीनिंग दोनों आपको पता है, शिक्षा नीति बोल लें या फिर एजुकेशन पॉलिसी बोल लें। और इसका मकसद क्या था? बच्चों को उचित शिक्षा देना। और ये कौन लागू करता है या किसके द्वारा ये बनाया गया था? तो ये केंद्र सरकार के द्वारा बनाया गया था। शिक्षा नीति के अंतर्गत शिक्षा व्यवस्था का पैटर्न तैयार किया जाता है। उस शिक्षा व्यवस्था के पैटर्न को पूरे देश में लागू किया जाता है। ठीक है, यहाँ तक तो जनरली था। भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री, यानी कि हम बात करें तो वर्तमान प्रधानमंत्री यानी नरेंद्र मोदी जी के द्वारा शिक्षा नीति में संशोधन करके नई शिक्षा नीति 2020 जो है तैयार की गई। तो यहाँ पे ये भी आपका प्रश्न आ जाएगा कि नई शिक्षा नीति को किसने तैयार किया या किसके द्वारा ये शुरुआत की गई? तो प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा, श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। अब इसका पैटर्न किस पर आधारित है? यहाँ ये भी प्रश्न आ जाता है कि जो नई शिक्षा नीति है उसका पैटर्न क्या है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, मैं आपको साथ साथ प्रश्न भी बताते जाऊंगी कि किस प्रकार के प्रश्न जो है इस पर आधारित आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो नई शिक्षा नीति का जो पैटर्न है वो है 5+3+3+4। तो इस पैटर्न पर आपकी नई शिक्षा नीति जो है वो आधारित है। नई शिक्षा नीति में पूर्व प्राथमिक स्तर यानी कि प्ले स्कूल की शिक्षा को भी इसमें जोड़ा गया है। बच्चों को शुरुआत के 3 साल प्ले में स्कूल की तरह शिक्षा दिया जाएगा और दूसरी कक्षा तक बच्चों को परीक्षा से मुक्त किया गया है। तो यहाँ पे इसमें क्या है, प्ले स्कूल पहले नहीं जोड़ा गया था, लेकिन इस शिक्षा नीति में यानी कि जो ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है उसमें प्ले को भी जोड़ा गया और दूसरी तक की जो परीक्षा है उससे उसको मुक्त किया गया कि नहीं ली जाएगी। अब बात अगर करें कि नई शिक्षा नीति कहते किसे हैं,
तो पहले तो आपको उस चीज़ की परिभाषा पता होनी चाहिए, उस चीज़ के बारे में पता होना चाहिए। तो एजुकेशन पॉलिसी को हिंदी में शिक्षा नीति कहते हैं। यह नीति बच्चों को उचित शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए बनाई जाती है। शिक्षा नीति केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया है। शिक्षा नीति के अंतर्गत शिक्षा व्यवस्था का पैटर्न तैयार किया जाता है। उस शिक्षा व्यवस्था को पूरे देश भर में जो है लागू किया जाता है, इसलिए इसको जो है शिक्षा नीति कहते हैं। और यहाँ पे फिर अब आगे जो है एक प्रश्न बन जाता है कि भारत में सबसे पहले शिक्षा नीति कब बनाई गई थी। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 1968 में। ये चीज़ याद रख लीजिएगा कि भारत में सबसे पहले जो है शिक्षा नीति 1968 में बनाई गई थी। उसके बाद उसमें संशोधन करके नई शिक्षा नीति 1986 में लाई गई। अब यहाँ पे आपको देखिए याद करने में आपके लिए आसानी रहेगा। पहले शिक्षा नीति 1968 में, तो ये जो 68 है यानी कि जो 68 है उसको आप पलट देंगे तो 86 हो गया। तो इसमें जब संशोधन किया गया तो कब किया गया? 86 में। ठीक है, तो ये याद करने में आपके लिए आसानी रहेगा। 68 का उल्टा हो जाएगा 86। ठीक है, अब तक भारत की शिक्षा नीति 3 बार संशोधित की जा चुकी है। ठीक है, हाल ही में केंद्र सरकार शिक्षा नीति में संशोधन करके नई शिक्षा जो है वो 2020 तैयार की है। अब आगे इसमें देखते हैं। तो नई शिक्षा नीति 2020 भारत की नई शिक्षा नीति जो कि 5+3+4 पैटर्न पर आधारित है, जिसे भारत सरकार ने, अब देखिए यहाँ पे तिथि भी घोषित की गई है, 29 जुलाई 2020 को घोषित किया था। 1986 में जारी हुई नई शिक्षा नीति के बाद भारत की शिक्षा नीति में यह पहला नया संशोधन था। भारत में कुल 34 वर्षों के बाद शिक्षा नीति में बदलाव करके न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, देखिए कितने वर्ष बाद किया गया? तो 34 वर्ष के बाद इसमें संशोधन किया गया या कहीं बदलाव किया गया, और उसके बाद ये आपकी न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है तैयार की गई है। उसमें भी अभी केवल शिक्षा नीति जो है इसका प्रारूप तैयार किया गया, और इसे को लागू करने में देखिए कितना समय लगता है। यह शिक्षा नीति अंतरिक्ष वैज्ञानिक के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता वाली समिति की रिपोर्ट पर आधारित है। तो यहाँ पे इनका नाम भी याद रख लीजिएगा कि किसकी अध्यक्षता में तैयार किया गया, तो के कस्तूरी रंगन, क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न बनता है। आगे है कि 2020 की नई शिक्षा नीति के तहत मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम परिवर्तित करके केवल शिक्षा मंत्रालय रखा गया है। तो पहले इसका नाम क्या था? मानव संसाधन विकास मंत्रालय। बाद में इसका नाम बदल के शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया जब ये नई शिक्षा नीति लागू की गई। पुरानी शिक्षा नीति के तहत 6 वर्ष की आयु में बच्चों को स्कूल में दाखिल किया जाता है। अब जो है उसमें बदलाव किया गया। नई शिक्षा नीति के तहत 3 वर्ष की आयु में ही बच्चों को स्कूल दाखिल किया जाएगा। नई शिक्षा नीति 2020 के तहत पूर्व प्राथमिक स्तर की शिक्षा को इसमें शामिल किया गया है। तो पहले जो है प्री स्कूल यानी कि जो प्ले स्कूल में बच्चे पढ़ते थे और नर्सरी आदि में, उसको जो है नहीं काउंट किया जाता था, लेकिन अब जो है नई शिक्षा नीति में इसको भी शामिल किया गया है। पूर्व प्राथमिक स्तर की शिक्षा 3 वर्ष तक दी जाएगी, जिसमें बच्चों को प्ले स्कूल की तरह तरह खेल खेल में शिक्षा दिया जाएगा। बच्चों को किताब कॉपी नहीं लेकर जाना होगा। इससे बच्चों को बस्ते का जो भारी वजन है वो नहीं झेलना पड़ेगा। तो ये चीज़ें इसमें की गई है। आगे है नई शिक्षा नीति 2020 के तहत स्कूलों में 10+2 प्रोग्राम के स्थान पर, यानी पहले स्कूलों में क्या था? 10+2 चलता था, ठीक है। अब उसके स्थान पर 5+3+3+4 इसके तहत जो है पैटर्न शामिल किया गया है। इस पैटर्न पर बच्चों को शिक्षा प्रदान किया जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि ये चीज़ है क्या? 5+3+4 3+4 ये प्रोग्राम है क्या आखिर? तो इसका मतलब ये है कि नई शिक्षा नीति जो है इसके 4 स्टेज होंगे। तो यहाँ से ये महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से भी बनता है। पहले आपने पैटर्न याद कर लिया इसका। अब ये इसका पैटर्न जो है वो किस पर आधारित है? तो इसके 4 स्टेज है, ये ध्यान में रखिएगा कि 4 स्टेज पे दी जाएगी। तो 5 वर्ष की शिक्षा फाउंडेशन स्टेज में, उसके बाद 3 वर्ष की जो ये शिक्षा है, ये जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये
पहला जो ये 5 वर्ष है उसमें फाउंडेशन स्टेज उसको कहा जाएगा, जो 3 है उसको कहा जाएगा, उसके बाद की जो मतलब अगली 3 वर्ष की जो शिक्षा है वो प्रिपरेटरी स्टेज की है, और उससे अगले 3 साल की जो होगी वो मिडिल स्टेज की होगी, और अंतिम जो ये 4 है वो सीनियर सेकेंडरी स्टेज में होगी। तो ये चीज़ें यहाँ से मुख्य आ जाती है कि कौन सा स्टेज क्या कहलाता है और ये 4 स्टेज क्या है। चलिए अब अलग अलग विस्तृत रूप में इसको देख लेते हैं कि ये जो 5+3+3+4 इसका फॉर्मूला क्या है। तो इसको 4 चरणों में जो है बांटा गया है। पहला है 5 वर्ष जिसको कि फाउंडेशन स्टेज कहा गया है, यानी कि प्री प्राइमरी क्लास से लेके 1 और कक्षा 2 तक, तो पहली और दूसरी कक्षा तक ये 3 क्लास जो है आपको 5 वर्ष में पढ़नी है। तो शुरुआत की 5 वर्ष फाउंडेशन स्टेज कहलाएगा। इस स्टेज में प्री प्राइमरी स्कूल की जो शिक्षा है वो 3 साल तक तथा कक्षा 1 और कक्षा 2 की पढ़ाई होगी। पहले जहां सरकारी स्कूल में दाखिला 6 वर्ष में होता था, वहीं अब 3 साल में ही बच्चों का नामांकन होगा। 3 वर्ष की आयु में बच्चों का नामांकन होगा, ठीक है। 3 साल तक पूर्व प्राथमिक स्कूल की पढ़ाई होगी और 2 साल कक्षा 1 और 2 कक्षा की पढ़ाई होगी। इस स्टेज में बच्चों को परीक्षा नहीं देना होगा। शुरुआत के 5 वर्षों में परीक्षा नहीं होगी, इससे बच्चों में परीक्षा का भय, डर नहीं होगा। यानी कि जो ये फाउंडेशन स्टेज है इसमें बच्चों की परीक्षा नहीं ली जाएगी, केवल उनको सिखाने का प्रयास जो है किया जाएगा। अगले 3 वर्ष की बात कर ले जिसको प्रिपरेटरी स्टेज कहा जाता है, यानी कि कक्षा 3, 4 और 5 के बारे में। तो फाउंडेशन स्टेज पूरी होने के बाद इस स्टेज में जो बच्चा है वो कक्षा 3 में जाएगा, ठीक है। यानी कि जब बच्चे का एडमिशन 3 साल में होता है तो उसके बाद 3 साल में वो प्री में पढ़ेगा, फिर उसके बाद 4 साल में वो पहली दूसरी इतना पढ़ के जाएगा और फिर उसके बाद वो प्रिपरेटरी स्टेज में पहुंचेगा। तो यहाँ पे 3, 4 और 5 की कक्षा की पढ़ाई होगी और यहाँ पे इस स्टेज में बच्चा 3 साल तक रहेगा, यानी कक्षा 3, 4 और कक्षा 5वीं तक की पढ़ाई इसमें होगी। इस स्टेज पर बच्चों को जो है मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा में शिक्षा जो है प्रदान किया जाएगा। इस स्टेज में बच्चे का एग्ज़ाम शुरू होगा, यानी कि कक्षा 3 से बच्चों को परीक्षा देनी होगी, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं दूसरे 3 वर्ष की, यानी कि जो अगला 3 वर्ष होगा उसके बाद करते हैं। तो 5वीं कक्षा तक की पढ़ाई होने के बाद जो है बच्चा जो है मिडिल स्टेज में आएगा। इसको क्या कहेंगे, दूसरा जो 3 वर्ष है वो मिडिल स्टेज में आ जाता है। तो इस स्टेज में बच्चा कक्षा 6 में आएगा और 3 साल तक जो है इसी स्टेज में रहेगा, यानी कि मिडिल स्टेज में। और इसमें बच्चा कक्षा 6ठी, 7वीं और 8वीं तक रहेगा। इस स्टेज में बच्चे को जो है व्यावसायिक शिक्षा यानी कि वोकेशनल ट्रेनिंग जो है दी जाएगी, जैसे कि कंप्यूटर ट्रेनिंग, कोडिंग, सिलाई, बुनाई, कढ़ाई, ये बढ़ाई नहीं है ये कढ़ाई है, ये सारे कार्य जो है ट्रेनिंग जो है बच्चों को दी जाएगी। इस स्टेज में पढ़ाई किसी भी भारतीय भाषा में दी जाएगी, यानी कि जो पहले 3 साल हैं उसमें आपको मातृभाषा में या जो वहाँ की क्षेत्रीय भाषा है उसमें शिक्षा प्रदान की जाएगी। उसके बाद जो 3 साल होंगे उसमें आपको वोकेशनल ट्रेनिंग के आधार पर जो है शिक्षा दी जाएगी, ठीक है। अब बात करते हैं अगले जो 4 वर्ष है उसमें। तो मिडिल स्टेज के बाद जो है बच्चा सेकेंडरी स्टेज में जाएगा और सेकेंडरी स्टेज में जो है ये कक्षा 9वीं से लेके कक्षा 12वीं तक की है और इस स्टेज में बच्चा क्लास 9 में जाएगा और 12वीं तक रहेगा। इसमें बच्चा जिस सब्जेक्ट की पढ़ाई करना चाहता है वह सब्जेक्ट रख सकता है। यानी कि बात करें तो साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स स्ट्रीम अभी तक आप यही पढ़ते आ रहे थे। जब यहाँ पे पहले का जो शिक्षा नीति था उसके अनुसार जब बच्चा 11th में जाता था 11वीं कक्षा में, तो बच्चे को साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स आदि रखने पड़ते थे। तो ये जो चीज़ थी वो अब हटा दी गई है, यानी नई शिक्षा नीति के तहत ये चीज़ हटा दी गई है। तो इसमें जो है साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स स्ट्रीम को हटा दिया गया है और इसमें जो है अब अगर ये हटा दिया है तो नया क्या आया है, तो इसमें मल्टीपल सब्जेक्ट का प्रावधान है, कोई भी स्ट्रीम नहीं होगा। बच्चा जो सब्जेक्ट पढ़ना चाहता है वह सब्जेक्ट रख सकता है। जैसे अगर बच्चे को साइंस सब्जेक्ट अच्छा लगता है
तो वह एक साइंस का विषय और एक सामाजिक विज्ञान अगर उसको अच्छा लगता है तो वो इस विषय को भी रख सकता है। और एक सामाजिक विज्ञान की बात करें यानी कि तो इतिहास भूगोल का विषय भी साथ में रख सकता है, यानी कि कोई भी कॉम्बिनेशन वो इसमें रख पाएगा, जो भी विषय उसको अच्छा लगता है। एग्ज़ाम पैटर्न में भी परिवर्तन देखने को मिलेगा। पहले 9वीं से 12वीं तक वार्षिक परीक्षा होती थी, पहले साल में एक बार होती थी, और नई शिक्षा नीति के तहत जो है 9वीं से 12वीं कक्षा की जो परीक्षाएं होगी वो सेमेस्टर वाइज होगी, यानी सेमेस्टर के आधार पर हर 6 महीने पे जो है परीक्षा होगी। और इसके अलावा जो है इसमें एक विदेशी भाषा यानी कि फॉरेन लैंग्वेज की भी शिक्षा दी जाएगी। तो यहाँ तक ये चारों स्टेज की बात हो गई। तो अब बात अगर करें कि जब 12th हो जाएगा यानी 12वीं तक की पढ़ाई हो गई है तो इसके बाद आगे की पढ़ाई में, आगे की शिक्षा नीति में क्या होगा। हालांकि आपको यहाँ पे स्कूल की परीक्षा देनी है तो आपके लिए यहाँ पे मैं EMRS वाले बच्चों की बात कर रही हूँ, तो आप स्कूल टीचर बनना चाहते तो आपके लिए स्कूल टीचर के ही तक जानकारी जो है ज़्यादा डिटेल में रखनी ज़रूरी है। लेकिन फिर भी यहाँ ये नहीं कहूँगी कि बिल्कुल ही ना पढ़ के जाए, तो आपको ग्रेजुएशन और उससे ऊपर की जो डिग्रियां हैं उनके बारे में भी जानकारी रहनी चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ उसको भी शामिल किया है, यानी हायर एजुकेशन की यहाँ मैं बात कर रही हूँ। तो हायर एजुकेशन का भी जानना ज़रूरी है, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, ज़रूर देखिए। तो ग्रेजुएशन डिग्री में क्या परिवर्तन किया गया है नई शिक्षा नीति के तहत। तो नई शिक्षा नीति 2020 के तहत ग्रेजुएशन डिग्री जो है वह 4 वर्ष की होगी। प्रत्येक वर्ष के लिए अलग अलग प्रमाण पत्र दिया जाएगा, यानी कि पहले क्या होता था 3 साल की डिग्री होती थी और इसमें आपको तीसरे वर्ष जो है प्रमाण पत्र दिया जाता था। लेकिन जो नई शिक्षा नीति है उसमें ग्रेजुएशन की जो डिग्री है वो 4 वर्ष की होगी और हर वर्ष आपको अलग अलग प्रमाण पत्र मिलेगा, यानी पहले वर्ष अलग, दूसरे वर्ष, तीसरे वर्ष, तो आप कभी भी इसको छोड़ सकते हैं। तो 1 वर्ष की पढ़ाई करने के बाद ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट दिया जाएगा। तो अगर आपने 1 वर्ष आपने ग्रेजुएशन में एडमिशन किया है और आपने 1 साल तक पढ़ाई की है तो आपको उसके लिए ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट मिलेगा। 2 साल पढ़ाई करने के बाद आपको ग्रेजुएशन का डिप्लोमा प्रदान किया जाएगा और 3 वर्ष तक पढ़ाई करने के बाद जो है आपको ग्रेजुएशन की डिग्री मिलेगी और 4 वर्ष तक स्नातक करने के बाद आपको जो है रिसर्च यानी शोध ग्रेजुएशन का प्रमाण पत्र दिया जाएगा। तो जिसने भी 4 वर्ष तक का BA किया होगा या करेगा उसको शोध ग्रेजुएशन का प्रमाण पत्र मिलेगा। इससे विद्यार्थियों को काफ़ी फ़ायदा होगा। अब इसे आप सोच रहे होंगे कि फ़ायदा क्या होगा, अगर हमने 4 वर्ष का किया, 3 वर्ष का ही तो ग्रेजुएशन होता था, कर लिया, अब 1 साल और बढ़ा के अगर करें तो इसका फ़ायदा क्या है। तो जैसे अगर कोई बच्चा 1 साल स्नातक की पढ़ाई करता है, यानी कि अब यहाँ पे इन सब चीज़ों का फ़ायदा क्या मिलेगा। तो पहले क्या था कि अगर आपने 1 साल तक ही ग्रेजुएशन किया है और बीच में किसी भी कारण से अगर आपने वो चीज़ छोड़ दी है तो आपके पास उस चीज़ की वैल्यू नहीं रहती थी। यानी अगर आपने फर्स्ट ईयर पढ़ा है, सेकंड ईयर नहीं पढ़ पाए किसी भी कारण से, तो आपके पास कोई भी प्रूफ नहीं है कि हमने फर्स्ट ईयर जो है कंप्लीट कर रखा है। लेकिन नई शिक्षा नीति के तहत क्या होगा कि अगर आपने 1 साल की भी पढ़ाई पूरी कर ली है तो आपको उस चीज़ का सर्टिफिकेट मिल जाएगा, तो ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट मिल जाएगा। और अगर आपने 2 साल की पढ़ाई पूरी कर ली है और फाइनल नहीं कर पाए तो भी आपको स्नातक की पढ़ाई, तो अगर आपने 2 वर्ष का डिप्लोमा कर लिया है तो आपको उसका डिप्लोमा सर्टिफिकेट मिल जाएगा। और अगर इसके बाद किसी भी कारणवश अगर आप पढ़ाई छोड़ देते हैं तो उसके बाद 1 या 2 वर्ष के बाद अगर आपका मन होता है कि हम ग्रेजुएशन की पढ़ाई आगे पूरी करना चाहते हैं, अपनी कंप्लीट करना चाहते हैं, तो ऐसा नहीं है कि आपको दोबारा से फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेना होगा। तो आपके पास क्योंकि 2 वर्ष का सर्टिफिकेट या डिप्लोमा है तो आप जो है डायरेक्ट 3rd ईयर में एडमिशन ले सकते हैं। यानी अगर आपने फर्स्ट ईयर करके या प्रथम वर्ष पूरी करके आपने पढ़ाई छोड़ दी है और 2 साल बाद आप चाहते हैं कि आगे हम पढ़ें, तो आपके पास फर्स्ट ईयर का जो है सर्टिफिकेट होगा तो आप 2nd ईयर में एडमिशन ले सकते हैं। और अगर आपने पहले 2 वर्ष का डिप्लोमा कर रखा है तो आप डायरेक्ट जो है 3rd ईयर में एडमिशन ले लेंगे, क्योंकि आपके पास उसका प्रमाण है कि हमने यहाँ तक पढ़ रखा है। तो ये इसका बहुत ही बड़ा फ़ायदा है, क्योंकि कई लोग जो है ग्रेजुएशन अपनी कंप्लीट नहीं कर पाते थे लेकिन उनके पास कोई प्रूफ नहीं होता था। अब यहाँ पे इस शिक्षा नीति के तहत उनको ये बड़ा फ़ायदा होगा।
तो चलिए आगे जो है इसके बाद, अब यहाँ तक तो हमने ग्रेजुएशन के ऊपर चर्चा कर ली। अब अगर बात करें कि ग्रेजुएशन के ऊपर यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन में इस शिक्षा नीति का क्या फ़ायदा है, तो पीजी यानी कि जो पोस्ट ग्रेजुएशन की बात करें तो यह 1.5 वर्ष का होगा, ये आधे वर्ष का होगा, यानी कि आप 1 या 2 वर्ष का पोस्ट ग्रेजुएशन कर सकते हैं। तो पहले क्या था कि आपको पूरे 2 वर्ष तक तो जो है करना था, लेकिन इसमें क्या है आप 1 या 2 वर्ष में अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट कर सकते हैं। परंतु इसके लिए भी कुछ नियम है, जैसे अगर आप 3 वर्ष का स्नातक डिग्री कोर्स किए हैं और आप पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं तो आपको 2 वर्ष का डिप्लोमा स्नातकोत्तर डिग्री जो है यानी मास्टर्स जो है अपनी करनी होगी। लेकिन अगर आपने 4 वर्ष का ग्रेजुएशन कर रखा है तो आप 1 वर्षीय स्नातकोत्तर में आपको प्रवेश मिलेगा। तो यहाँ पे इसका फ़ायदा ये है कि अगर आपने 4 वर्ष की बीए कर रखी है तो आपको केवल 1 वर्ष लगेगा अपने मास्टर्स को करने में। वहीं पे अगर आपने 3 वर्ष वाला ग्रेजुएशन कर रखा है तो आपको 2 वर्षीय मास्टर डिग्री जो है करनी होगी। तो ये जो है नई शिक्षा नीति के तहत। और अगर बात करें देखिए पीएचडी की, तो पीएचडी जो है नई शिक्षा नीति के तहत 4 वर्ष की होगी। तो ये आपके हायर एजुकेशन की बात हो गई। अब बात अगर करें कि नई शिक्षा नीति के लक्ष्य क्या है, इसके उद्देश्य क्या है, किस उद्देश्य से जो है, देखिए कोई भी चीज़ बनाई जाती है तो किसी न किसी उद्देश्य के तहत ही बनाई जाती है। तो इसका क्या उद्देश्य है, तो नई शिक्षा नीति 2020 का लक्ष्य 2030 तक सकल नामांकन अनुपात 100% करना है। इसके अलावा 5वीं कक्षा तक शिक्षा मातृभाषा या स्थानीय या क्षेत्रीय भाषा में उपलब्ध करवाना है। मातृभाषा को कक्षा 8 और उसके आगे की शिक्षा के लिए प्राथमिकता देने का सुझाव दिया गया है। इस नीति के तहत 3 से 18 साल तक के बच्चों को शिक्षा का अधिकार कानून 2009 के अंतर्गत रखा गया है। अब बात न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 का उद्देश्य सभी छात्रों को उच्च शिक्षा जो है प्रदान करना है। 2025 तक पूर्व प्राथमिक शिक्षा यानी कि 3 से 6 वर्ष की आयु सीमा को सार्वभौमिक बनाना है, यानी कि सभी को ये शिक्षा प्रदान हो। इसके अंतर्गत शिक्षा क्षेत्र पर सकल घरेलू उत्पाद के 6% हिस्से को सार्वजनिक व्यय पर का जो है लक्ष्य रखा गया है। आगे देश के सभी उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए भारतीय उच्च शिक्षा परिषद नामक एक एकल नियामक की परिकल्पना की गई है। तो ये सारे जो है लक्ष्य है। अब बात करें इसके प्रमुख सिद्धांत क्या क्या है, तो शिक्षा को लचीला बनाना, सभी बच्चों की क्षमता की पहचान एवं क्षमता का विकास करना, साक्षरता और संख्यात्मकता के ज्ञान को बच्चों की तहत विकसित करना, बच्चों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को विकसित करना, सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली में निवेश करना, भारतीय संस्कृति से बच्चों को जोड़ना, शिक्षा नीतियों में पारदर्शिता लाना, बच्चों को सुशासन का ज्ञान प्रदान करना और उनका सशक्तिकरण करना, तकनीकी यथासंभव उपयोग पर अधिक जोर देना, अनेक प्रकार की भाषाएं सिखाना, बच्चों की सोच को रचनात्मक बनाना और तार्किक करना और मूल्यांकन पर जोर देना। ये सारे जो है नई शिक्षा नीति के सिद्धांत हैं। अब इसके तहत जो है पाठ्यक्रम क्या है, तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत पाठ्यक्रम में भी कमी की गई है। यानी पहले जो है इतना सारा सिलेबस जो है इतना सारा पाठ्यक्रम दिया होता था, लेकिन नई शिक्षा नीति के तहत पाठ्यक्रम में भी कमी आई है। अब पाठ्यक्रम उतना कर दिया गया है जिससे जितना जो है बच्चों के लिए अनिवार्य है। इस पाठ्यक्रम को कम करने का लक्ष्य था कि क्रिटिकल थिंकिंग पर ज़्यादा ध्यान दिया जाए और टेक्नोलॉजी के माध्यम से जैसे कि टीवी चैनल, ऑनलाइन बुक ऐप या ई लर्निंग को बढ़ावा दिया जाए। यानी पुस्तकों को कम करके या उसमें सिलेबस को कम करके बाकी अन्य चीज़ों पर जो है ज़्यादा जोर दिया गया है। अब एनईपी की मुख्य विशेषताएं क्या क्या है, तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत शिक्षा का सार्वभौमिकरण किया गया है और इसके अंतर्गत जो है पहले 10+2 का पैटर्न फॉलो किया जाता था, जिसे बदलकर अब 5+3+3+4 का पैटर्न फॉलो किया जाएगा। 5वीं कक्षा तक शिक्षा जो है मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा में प्रदान की जाएगी। 6ठी कक्षा में व्यावसायिक परीक्षण यानी कि वोकेशनल ट्रेनिंग दी जाएगी। पहले जहां साइंस कॉमर्स आर्ट्स स्ट्रीम होती थी, वहां पे अब इस स्ट्रीम को ख़त्म कर दिया गया। छात्र अपनी मर्जी के अनुसार, अपनी इच्छा के अनुसार जो अपना सब्जेक्ट चुन सकते हैं।
अब छात्रों को छठी कक्षा में ही कोडिंग सिखाई जाएगी। सभी प्रकार के ई कंटेंट को क्षेत्रीय भाषा में ट्रांसलेट किया जाएगा। वर्चुअल लैब का भी निर्माण किया जाएगा। तो ये सारी इसकी विशेषताएं हैं। अब इसके बात करें तो केवल यही नहीं, इसके अलावा जो है शिक्षकों की गुणवत्ता का स्तर ऊपर उठाने के लिए भी, ये तो अपनी शिक्षा से संबंधित जानकारी देखी। अब शिक्षकों के लिए क्या परिवर्तन इसमें किए गए हैं, तो शिक्षकों की गुणवत्ता का स्तर और ऊपर उठाने के लिए भी इसमें कई प्रावधान किए गए हैं। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी व्यवस्था में शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि TET यानी टेट की जो परीक्षा आप लोग देते थे, उसमें भी बदलाव किए गए हैं। अभी तक TET परीक्षा जो है 2 हिस्सों में बटी हुई थी, पार्ट 1 और पार्ट 2, लेकिन अब स्कूली शिक्षा व्यवस्था का स्ट्रक्चर 4 हिस्सों में बटा होगा। जैसे कि आपने देखा, अभी आपको मैंने पढ़ाया कि जो स्कूली शिक्षा है उसका क्या है, 4 भागों में बटा है, फाउंडेशन, प्रिपरेटरी, मिडिल और सेकेंडरी। तो इसी आधार पर जो CTET या फिर टेट का पेपर होगा वो भी इसी आधार पर सेट किया जाएगा। विषय शिक्षकों की भर्ती के समय TET या संबंधित सब्जेक्ट में NTA टेस्ट स्कोर भी चेक किया जा सकता है। सभी विषयों की परीक्षाएं और एक कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट का आयोजन नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA करेगा। अब बात करें स्ट्रीम्स की, तो नेशनल एजुकेशन जो है उसके अनुसार ये स्ट्रीम्स क्या है, तो इसके अनुसार छात्रों को अब कोई एक स्ट्रीम नहीं चुननी होगी। अब छात्र जो है अपनी इच्छा के अनुसार अपनी स्ट्रीम चुन सकते हैं। अब बीएड जो है, इसके अलावा जो है अब आप देखिए बीएड भी अब 4 साल का होगा। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2021 के तहत 2020 के तहत जो बीएड है वो 4 साल का कर दिया गया है। 2030 के अंत तक शिक्षक की न्यूनतम योग्यता 4 साल का बीएड डिग्री होगा। सभी स्टैंड अलोन शिक्षण संस्थान जो निर्धारित मानकों का पालन नहीं करेंगे उनके खिलाफ जो है कार्रवाई की जाएगी। तो बीएड क्या है, अब 4 साल का कर दिया जाएगा। इसके अलावा जो है वोकेशनल स्टडीज़ पर भी फोकस किया जाएगा। तो हमारे देश में वोकेशनल स्टडी सीखने वाले छात्रों की संख्या जो है बहुत कम है, लगभग 5% से भी कम है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए नई शिक्षा नीति के तहत कक्षा 6ठी से 8वीं तक जो है छात्रों को वोकेशनल ट्रेनिंग्स या फिर वोकेशनल स्टडीज़ पर ध्यान दिया जाएगा, जिससे बच्चों को बागवानी, लकड़ी का काम, मिट्टी के बर्तन, बिजली का काम आदि सिखाया जाएगा। 2025 के अंत तक नई शिक्षा नीति के अंतर्गत कम से कम 50% छात्रों को वोकेशनल स्टडीज़ पढ़ने के लिए लक्ष्य जो है निर्धारित किया गया है। इसके अलावा जो है मातृभाषा या फिर क्षेत्रीय भाषा में शिक्षा प्रदान करने का भी प्रावधान रखा गया है। इसके अलावा बात करें तो शिक्षकों की भर्ती की, तो इसके अंतर्गत जो है भाषाओं को बोलने वाले और उसके प्रकार जो है शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। यानी कि जब मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा की बात हो रही है तो उसी के अनुसार शिक्षकों की भी भर्ती की जाएगी। रिटायर हुए शिक्षकों को भी दोबारा बुलाया जा सकता है। विदेशी भाषा सिखाए जाने पर जोर, माध्यमिक विद्यालय में बच्चे अपनी पसंद से विदेशी भाषा भी सीख सकते हैं, जिसमें फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश, चाइनीज़, जापानीज़ आदि होगी। तो इसके लिए भी जो है शिक्षकों की भर्ती उस प्रकार से किया जाएगा। बोर्ड परीक्षाएं भी जो है आसान स्तर की बनाई जाएगी। तो छात्र 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा को लेकर अक्सर तनाव में रहते हैं। इसके अलावा जो है विषयों को उनको रटना पड़ता है, लेकिन नई शिक्षा नीति के तहत जो बोर्ड परीक्षाएं हैं उनको भी आसान बनाने की कोशिश की गई है। इसके अलावा विषयों की जो सीमा है वो भी समाप्त कर दी गई है। नई शिक्षा नीति के विषयों की सीमा को समाप्त कर दिया गया है। अभी तक तो विषय भी आपको पता चल गया कि विषय आप कोई भी चुन सकते हैं। तो इसकी जो सीमा है वो समाप्त कर दी गई है। इसके अलावा विदेशी भाषा सीखने का भी ध्यान रखा गया है। कौशल विकास पर विशेष ध्यान, यानी कि जो कोडिंग है वो बच्चों को सिखाई जाएगी और इससे बच्चों को ये फ़ायदा होगा कि आगे चलकर वे सॉफ्टवेयर, ऐप आदि बना सकेंगे और इससे जो है सबको बहुत ही लाभ होगा। यदि कोई छात्र किसी कारणवश उच्च शिक्षा नहीं ग्रहण पाता अथवा नौकरी अगर नहीं ले पाता तो वह अपना स्वयं का व्यवसाय भी कर सकता है। तो इस प्रकार जो विद्यार्थियों का कौशल विकास है उस पर भी ध्यान दिया जाएगा। कौशल विकास यानी कि स्किल डेवलपमेंट भी बच्चों का किया जाएगा। फिर जो है देखिए प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल, नई शिक्षा नीति के तहत 6 वर्ष की आयु तक के बच्चों का ध्यान जो है वो दिया जाएगा।
तो इसमें बच्चों के दिमाग का 85% विकास जो है वो 6 वर्ष की आयु तक हो जाता है। इस दशा में बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास के लिए आरंभिक 6 वर्ष बहुत अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। इसलिए अब 6 वर्ष तक की आयु के बच्चों पर खास ध्यान दिया जाएगा ताकि उनका संपूर्ण विकास हो सके। फिर जो विशेष प्रतिभा वाले और मेधावी वाले छात्र हैं उनको भी प्रोत्साहन दिया जाएगा ताकि वो आगे बढ़ सके। गुणवत्ता विश्वविद्यालय और महाविद्यालय यानी कि जो बेरोजगारी है वो देश में इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, उसको घटाने के लिए उच्च शिक्षा को बढ़ावा दिया जाएगा और विश्वविद्यालयों की जो शिक्षा प्रणाली में गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए और इसमें भी अनेक कार्यक्रम जो है इसके माध्यम से भी यानी उच्च शिक्षा में भी अनेक प्रयास किए जाएंगे। अब इसके अंतर्गत जो है स्टार योजना जो है वो भी की गई है, इसको भी मंजूरी दी गई है। अब स्टार योजना का लक्ष्य क्या है, तो राज्यों को मजबूत बनाने के लिए शिक्षण अधिगम और परिणाम प्रदान किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 5,718 करोड़ परियोजना लागत के साथ स्टार परियोजना शुरू करने का निर्णय किया है और इसके लिए 3700 करोड़ रुपए विश्व बैंक द्वारा दिया जाएगा। इस परियोजना को नई शिक्षा नीति की नई अवधारणा को केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में लागू किया जाएगा। अब बात करते हैं कि ये जो स्टार योजना शामिल किया गया है जिसके तहत सुधार की बात की गई है और कितनी जो है इसमें लागत लगी है या कितने जो योगदान रहा है, इसमें कौन कौन से राज्य हैं। तो इसमें जो है हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, केरला, उड़ीसा, राजस्थान और महाराष्ट्र, तो ये सारे राज्य जो है वो शामिल किए गए हैं ताकि जो ये जो शिक्षा नीति है उसको और ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा मिल सके। तो यहाँ पे आपका प्रश्न ये भी हो जाएगा कि स्टार योजना के तहत कौन कौन से राज्य शामिल हैं। तो ये सारा था शिक्षा नीति से संबंधित संपूर्ण जानकारी। इसके अंतर्गत आपने सारी देख ली कि शिक्षा नीति में इसकी शुरुआत कब हुई, कौन कौन इसमें रहा है, क्या क्या चीज़ें इसकी मुख्य रूप से रही है। तो ये सारे प्रश्न जो है या फिर ये संपूर्ण थ्योरी थी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से संबंधित। तो आप सभी को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और चैनल पर नए हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कोई टॉपिक चाहिए, किसी वीडियो से संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए सिलेबस से संबंधित, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। धन्यवाद।